पेन, लेबर यानी कि बच्चा पैदा होना, वैजाइनली यानी कि वैजाइना के जरिए से, वैजाइना के रास्ते बच्चा पैदा होना लेबर कहलाता है। ठीक है। अब फॉल्स एंड ट्रू लेबर पेन यानी विलादत या बच्चा पैदा होने के लिए दर्द जरूरी है। ठीक है। लेकिन कई बार जो असली दर्द होता है, जो ओरिजिनल पेन होता है, जो सच्चे दर्द होते हैं, उसके अलावा भी कुछ दर्द, कुछ ऐंठन, कुछ मरोड़ ऐसी हो जाती है जैसे महसूस होता है कि ये ट्रू पेन है, लेकिन वो ट्रू पेन नहीं होते, सच्चे दर्द नहीं होते, वो फॉल्स पेन होते हैं, झूठे पेन होते हैं। ठीक है। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसको पढ़ रहे हैं अब फॉल्स पेन के बारे में। फॉल्स पेन क्या होता है? लोअर एब्डोमेन यानी कि पेडू में होता है और ग्रोइन तक होता है, यानी कि जेनेटेलिया तक, नीचे तक होगा। कहाँ से? लोअर एब्डोमेन से। और ट्रू पेन कहाँ होगा? यानी कि इसकी कंडीशन की, इसकी जो साइट होगी, इसकी जो जगह होगी, वो कहाँ होगी? ये एब्डोमेन पे होगा, पेट पे होगा, ऊपर। ठीक है। सामने और थाई यानी जांघों की तरफ को जाएगा। जो ट्रू पेन है वो जांघों की तरफ जाएगा, थाई की तरफ जाएगा। जो फॉल्स पेन है वो जेनेटाइला यानी कि ग्रोइन एरिया की तरफ जाएगा। अब फॉल्स पेन के बारे में, वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कोई चेंज नहीं आती, ये एक मरोड़ सी होती है और होती चली जाती है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगा या कुछ और। जो जितने भी लेबर के स्टेजेस हैं, जो निशानियां उनमें मिलती हैं, वो उन इसमें से कोई ऐसी निशानी नहीं मिलेगी। इसमें सीधा सीधा से एक मरोड़ सी होगी जो कि नीचे ग्रोइन तक जाएगी, लोअर एब्डोमेन से। और ट्रू पेन में क्या होगा? वक्त यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इसकी तेजी, दर्द जो है उसकी तेजी में जो है बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। उसकी टाइप, दर्द के जो है वो टाइप, किस तरह के दर्द पहले आ रहे थे उससे चेंज होता चला जाएगा, और दर्द का टाइम बढ़ता चला जाता है। यानी कि जो दर्द है वो अगर 1 मिनट आ रहे थे तो फिर वो 1.5 2 मिनट, फिर वो मतलब उसका टाइम बढ़ता चला जाता है और उसका गैप घटता चला जाता है। ठीक है। किसमें? ट्रू पेन में। और फॉल्स पेन में, झूठे दर्दों में क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें एक ऐंठन मरोड़ सी होगी। वो जो शुरू में होगी वही बाद में होगी। चाहे 10 घंटे गुजर जाए, 12 घंटे गुजर जाए, सिचुएशन वही रहेगी। ना कोई सर्विक्स डायलेट होगा, ना कुछ और। जो ट्रू लेबर पेन वाली जो सिचुएशन होती है, ऐसी कुछ नजर नहीं आएगी। फॉल्स पेन में शो नहीं दिखता। शो क्या होता है? जब पीवी करते हैं, पर वेजाइनली एग्जामिनेशन करते हैं, तो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग वगैरह जो है वो सामने आती है। शो, ब्लीडिंग, हल्का सा जो है खून वून सा दिखाई देता है, उसे बोलते हैं शो। तो फॉल्स पेन में शो नहीं दिखता। ट्रू पेन में शो होता है। जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, वो क्या होती हैं? जो लेबर पेन होता है उसमें रप्चर हो जाती है। तो रप्चर होकर के उनसे हल्की हल्की ब्लीडिंग छूट जाती है, उसी ब्लीडिंग को शो कहते हैं। तो ट्रू पेन में तो जो है शो यानी कि हल्की हल्की सी ब्लीडिंग ब्लीडिंग आएगी, लेकिन फॉल्स पेन में किसी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। अब फॉल्स पेन, फॉल्स के माने झूठा होता है वैसे भी। ठीक है। यानी कि जो असली दर्द ना हो। तो फॉल्स पेन यानी कि सर्विक्स का डायलिटेशन और अफेसमेंट नहीं होता, यानी कि सर्विक्स इसमें नहीं खुलती। ट्रू पेन में क्या होता है? सर्विक्स डायलेट होती है, अफेसमेंट होता है। अब फॉल्स पेन में वाटर बैग नहीं बनता। जैसे जैसे लेबर जो है वो आगे को बढ़ती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज की तरफ, तो कुछ निशानियां, कुछ लक्षण सामने आते चले जाते हैं। इसी तरह पानी की थैली बनती है, आम जबान में जो बोलते हैं वो पानी की थैली बनना। ठीक है। तो फॉल्स पेन यानी कि जहाँ झूठे दर्द होंगे वहां पे पानी की थैली नहीं बनेगी, लेकिन जहाँ ट्रू पेन होंगे वहां वाटर बैग यानी कि पानी की थैली बन जाएगी। फॉल्स पेन में क्या होगा? अगर फॉल्स पेन में एनीमा दिया जाए या एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि कोई ऐंठन मरोड़ की गोली दी जाए, ऐंठन मरोड़ को खत्म करने के लिए कोई गोली दी जाए, तो अगर फॉल्स पेन है, या फिर एनीमा, एनीमा यानी कि मिक यानी कि एनस यानी कि टट्टी के रास्ते में अगर एनीमा लगाया जाए और एक एंटी स्पाज्मोडिक कोई भी टैबलेट दे दी जाए, जो कि दे सकते हैं, जो सेफ हो। ठीक है। तो उससे क्या होगा? जो फॉल्स पेन है वो साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रू पेन में यही कर दिया, कोई एनिमा लगा दिया मिकाडे या एनस में, और एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि कोई मरोड़ की, कोई दर्द की गोली दे दी, सेफ टैबलेट देंगे,
ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हो, इस तरह की मेडिसिन चलाएंगे जो बच्चे के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है, माँ के लिए हार्मफुल ना हो। तो एंटी स्पाज्मोडिक गोली देते ही, मरोड़ को खत्म करने की गोली देते ही फॉल्स पेन जो है वो गायब हो जाएंगे, लेकिन ट्रू पेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जस के तस बने रहेंगे एनीमा करने के बाद भी। बल्कि ट्रू पेन जो है वो एनीमा करने के बाद और साफ हो जाएगा और अच्छे से सामने आएगा, और लेबर के जो लक्षण हैं, लेबर की जो अलामात हैं, जो निशानियां हैं, वो और अच्छे से साफ नजर आएंगी। अब विलादत से कब्ल निशानियां, यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले की निशानियां, इसे प्री मॉनिटरिंग साइन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। प्री मॉनिटरिंग स्टेज को प्री लेबर कहते हैं। प्री मॉनिटरी स्टेज को प्री लेबर कहते हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले की निशानियां क्या क्या हैं? निशानियां, साइन, ठीक है। लाइटनिंग, हल्कापन, अपर एब्डोमन का हल्का या खाली खाली महसूस होना। अपर एब्डोमन यानी कि अपर एब्डोमन में जो है, जो पेट का ऊपर का हिस्सा है, इसको पूरे को एब्डोमन बोल रहे हैं। एब्डोमन को हम पेट कह रहे हैं, हालांकि पेट स्टमक वो खाने वाला पेट नहीं, ये पूरे एब्डोमन को पेट बोल रहे हैं आम जबान में, ठीक है। यानी कि अब एब्डोमन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खाली खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ जो है नीचे की तरफ सरकने लग जाता है, और अपनी वो जगह जिसको वो मुस्तकिल 9, 9, 9.5 महीने तक जो है, जो उसका घर होता है जिसमें वो रहता है, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और छोड़ना शुरू कर देता है। तो ऊपर से जो है हल्का हल्का हो जाता है। आम जबान में कई औरतें कहते हैं कालजा खाली हो गया। ऊपर की तरफ से जो है, पसलियों के नीचे की तरफ से जो है, वो नीचे की तरफ सरक जाता है और वो जगह खाली हो जाती है। ऊपर से कालजा यानी कि अपर एब्डोमेन जो है वो खाली हो जाता है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं, हल्का महसूस होना। अब सर्वाइकल चेंज, सर्वाइकल यानी कि सर्विक्स जो है, उनकुर रहम में तब्दीलियां यानी कि परिवर्तन, ठीक है। क्या होगा? उनकुर रहम, उनक के मायने वैसे तो गर्दन के आते हैं, लेकिन रहम की गर्दन समझ लीजिए या रहम का मुंह समझ लीजिए। यानी जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसका चाहे तो मुंह समझ लीजिए, चाहे उसकी गर्दन समझ लीजिए, ओपनिंग होती है एक तरीके से। यूट्रस की जो ओपनिंग, जो रास्ता है, वो सर्विक्स कहलाता है। और सर्विक्स के अंदर अंदर जो है, प्री मॉनिटरी साइन ऑफ लेबर में क्या शामिल है? डायलेटेशन, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले क्या क्या निशानियां मिलेंगी? नंबर एक, लाइटनिंग मिलेगी। नंबर दो, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, माँ जो है, जैसे जैसे बच्चा नीचे की तरफ सरकेगा, माँ को पेशाब की हाजत, यानी कि उसको लगेगा कि वो बार बार पेशाब करने के लिए जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूट्रस के नीचे की तरफ होता है यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली जिसको बोल देते हैं। तो पेशाब की थैली पे जब प्रेशर बनना शुरू होता है, बच्चा जब नीचे की तरफ सरकना शुरू होता है, तो माँ को लगता है बार बार जैसे उसका पेशाब आ रहा है। उसे सेंसेशन क्या मिलते हैं दिमाग से? जैसे पेशाब आ रहा है, ठीक है, और वो बार बार पेशाब जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि पेशाब की हाजत का, पेशाब के सेंसेशन का, पेशाब बार बार महसूस होता है उसको, और वो बार बार पेशाब करने के लिए जाती है। अब फॉल्स लेबर पेन्स देखिए, जब ट्रू लेबर पेन होते हैं, वो दर्द जिनके बाद विलादत अमल में आ जाती है, वो दर्द जिनके बाद बच्चा पैदा होने का जो अमल है, जिसको लेबर बोलते हैं, नॉर्मल, जो नॉर्मल डिलीवरी, जो लेबर है, उससे पहले फॉल्स पेन, हल्का फुल्का स्पाज्म यानी कि मरोड़ होती है, और उसको फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। यानी कि ट्रू लेबर पेन से पहले फॉल्स लेबर पेन यानी कि झूठे दर्द आ जाते हैं। तो झूठे दर्द जो है, यहाँ पे क्या हुआ? प्री मॉनिटरी साइन ऑफ लेबर, यानी बच्चा पैदा होने से पहले की निशानियों में इसका शुमार, इसकी गिनती होगी। अब साइन ऑफ ट्रू लेबर, यानी कि हकीकी विलादत की निशानियां, या बच्चे के पैदाइश की सटीक निशानियां, यानी कि एकदम सीधी सच्ची सी निशानियां कौन कौन सी होंगी? तो पेनफुल एंड रिदमिक यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस, इसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। यानी कि दर्द वाले और मुस्तकिल
और मस्त एक शब्द। टाइम टू टाइम आने वाले कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि बार बार जो है एक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एक मूवमेंट करने लग जाता है। यूट्रस चाहता है कि जो उसके अंदर है वो चीज एक्सपल्ड आउट हो जाए, तो इसके लिए वो जो है सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, ठीक है। उसको कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। पेनफुल एंड रिदमिक। पेनफुल यानी कि दर्द के साथ, और रिदमिक यानी कि एक रिदम होता है, एक वक्फा हुआ, फिर जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ा फिर फैला, सिकुड़ा फिर फैला, सिकुड़ा, तो एक रिदम हो जाता है। मतलब एक वक्फा जो है आराम का हुआ, रिलैक्स का हुआ, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर आराम का हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसे रिदम बोल देते हैं। मतलब एक काम के बाद दूसरा काम के बाद फिर दूसरे काम के, मतलब रेस्ट के बाद फिर काम, रेस्ट के बाद फिर काम, तो इस तरह कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि बच्चेदानी जो है एक हरकत, एक मूवमेंट करने लग जाती है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। रिदमिक यूट्राइन यानी कि एक लय में, दर्द के साथ और एक लय में, एक टाइम पीरियड के साथ, एक वक्फे वक्फे से, ठीक है। इसे ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन को ब्रैक्सटोन हिक्स ने बताया था। ये जो बच्चेदानी एक मूवमेंट करती है, एक कॉन्ट्रैक्शन करती है, जो उसके अंदर है उसको बाहर निकालने की एक कोशिश जारी करती है, कोशिश करती है, इसको एक साइंटिस्ट जिनका नाम ब्रैक्सटोन हिक्स है उन्होंने बताया था, ठीक है। शो का दिखना, शो का दिखना जो है वो एक सटीक निशानी होती है लेबर की। उसके बाद मान लिया जाता है कि अब लेबर है, एक गर्भवती जो है, एक हामला जो है वो लेबर में जा रही है और बच्चा पैदा होगा। डायलेटेशन ऑफ असेसमेंट अफेसमेंट में लगातार बढ़ोतरी, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जो सर्विक्स होता है, वो कंटिन्यू, मुस्तकिल, लगातार, हल्के हल्के डायलेटेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि खुलता चला जाता है, ठीक है। बैग ऑफ वाटर का बनना। बैग ऑफ वाटर, पानी की थैली, वो पानी जिसमें बच्चा रह रहा होता है पिछले 9 महीने से, पिछले 9, 9, 9, साढ़े 9 महीने से जिसमें रह रहा होता है, उसकी एक थैली बन जाती है और वो सर्विक्स के मुंह पर दिखाई देती है, महसूस होती है जब पीवी की जाती है, पर वैजाइनली एग्जाम किया जाता है। जब एक लेडी डॉक्टर पर वैजाइनली एग्जाम करती है तो उसको फील होता है कि बैग ऑफ वाटर यानी कि एक थैली बन चुकी है जिसके अंदर पानी जैसा कोई लिक्विड है, तो उसको बोलते हैं बैग ऑफ वाटर। बैग ऑफ वाटर भी जो है वो एक सटीक निशानी है किसी गर्भवती, किसी हामला औरत की लेबर में जाने की, यानी कि बच्चा पैदा होने की एक पक्की निशानी मानी जाती है। अब मैकानिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर यानी कि सर जी, विलादत। ये कौन सा पेज नंबर पढ़ा रहे सर? ये तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है ये जो आप। विलादत का मेकानिया यानी कि दराजात, स्टेज, ठीक है। मैकानिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर यानी कि क्या क्या अमल होता है जब लेबर होती है। सबसे पहले इंगेजमेंट, यानी कि फीटस का सिर, जो बच्चा होता है उसका सिर सर्विक्स में इंगेज होता है, यानी कि आकर के सेट हो जाता है, पेल्विक ब्रिम में इंगेज हो जाता है, पहला काम होता है। दूसरी बात, डिसेंट ऑफ द फीटस, यानी कि बच्चा जो है वो नीचे की तरफ सरकने लग जाता है। इंगेजमेंट के बाद बच्चे का धीरे धीरे नीचे सरकना, डिसेंट ऑफ द फीटस बोलते हैं। फ्लेक्शन ऑफ द हेड, पेल्विस में को पास होते वक्त बच्चे का सिर फ्लेक्स होकर यानी कि मुड़कर बाहर आता है। जब पेल्विस यानी कि जो कूल्हे की हड्डी होती है, माँ की कूल्हे की हड्डी होती है, जब उसमें को बच्चा पास हो रहा होता है उसके बीच में को, तो वो एक करो यानी कि मुड़ करके वहां को पास होता है, उसको फ्लेक्शन ऑफ द हेड बोलते हैं। अब इंटरनल रोटेशन यानी कि अंदर जो है बच्चा थोड़ा घूम के आता है, उसको कैसे है, बच्चे के सिर का ओसिपिट माँ के सिम्फाइसिस प्यूबिस की ओर धीरे धीरे घूमता है, बच्चे के सिर का ओसिपिट। अब क्रॉनिंग, क्रॉनिंग क्या चीज है, जब बच्चे का सिर का ज्यादा डायामीटर, डायामीटर यानी कि जो उसका ज्यादा हिस्सा है, बच्चे के सिर का चौड़ा हिस्सा वुल्वुल आउटलेट पर खिंचाव पैदा करता है,
आउटलेट पर क्या करता है, खिंचाव पैदा करता है। इसमें यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस खत्म होने पर भी बच्चा वापस नहीं जाता। जब बच्चे के सिर का एक बड़ा भाग जो है वुलवुल आउटलेट यानी कि जो रास्ता है उसमें आकर के फंस जाता है, बिल्कुल एकदम बड़ा भाग बच्चे के सिर का, और अगर दर्द जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है एक बार को, क्यों कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो यूट्रस है वो एक बार को जैसे सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है। तो रिलैक्स होने के बाद भी जो बच्चा है, बच्चे का जो हेड है, फीटस का जो हेड है, जो उसका डायमीटर है, वो वापस अंदर नहीं जाता बल्कि वहीं का वहीं रुक जाता है। उसको क्रॉनिंग बोलते हैं। अब एक्सटेंशन, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बच्चे को बाहर की ओर धक्का देते हैं। ठीक है, जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसका सिकुड़ना बच्चे को बाहर की तरफ धकेलते हैं। अब पेल्विक फ्लोर नीचे से ऊपर की ओर दबाव बनाता है। जो पेल्विक फ्लोर है, जो बाहर का हिस्सा है, वो नीचे से ऊपर की तरफ दबाव बनाता है। क्यों? क्योंकि वो खुल रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। सबसे पहले बच्चे के सिर का वर्टेक्स बाहर आएगा, उसके बाद ऑर्बिट रिज बाहर आएगी, उसके बाद नोज, माउथ, चिन यानी कि ठोडी, और उसके बाद पूरा सर बाहर आता है। ठीक है, सबसे पहले वर्टेक्स, फिर ऑर्बिट रिज, नोज, माउथ, चिन, उसके बाद हेड बाहर आता है। अब रेस्टिट्यूशन, सिर का वापस इंटरनल रोटेशन के उल्टी दिशा में घूमकर गर्दन का लपेटा खत्म हो जाता है। यहां पर बच्चा 45 एंगल पर घूमता है। जैसे कि बच्चा अंदर से जो है घूम करके आ रहा था, अब जब बच्चे का जो सर है वो बाहर आ रहा है, तो बच्चे का सर जब मतलब वेजाइना में आ गया, तो वो क्या करता है, जिस तरफ से वो घूमा था अब वो उसके उल्टी तरफ घूम के अपना जो 45 डिग्री था उसको पूरा कर लेता है, और उसकी गर्दन में जो लपेटा हुआ था वो बिल्कुल सेट हो जाता है। एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर की तरफ घूमता है। एक्सपल्सन ऑफ द ट्रंक, यानी कि बच्चे का धड़ बाहर आ जाता है, बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है। अब विलादत की तैयारी, यानी कि बच्चे पैदा कराने की क्या क्या तैयारी है एक नर्स, एक डॉक्टर के जरिए से। स्टेज ऑफ लेबर तीन है, यानी कि विलादत की को जो है अपनी आसानी के लिए तीन हिस्सों में तकसीम कर लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है ऑफ लेबर है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद सेकंड स्टेज पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेज पढ़ेंगे। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की तैयारी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है लेबर, यानी कि लेबर किसे कहते हैं? यूट्रस से वेजाइना के रास्ते बच्चे का बाहर आ जाना, इसको बोलते हैं लेबर। इस एक काम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है, बांट लिया गया है, ताकि इसको समझना, पढ़ना, करना आसान हो जाए। ठीक है, अब लेबर पेन, दर्द जह, लेबर पेन को जो दर्द होते हैं उसको यूनानी में दर्द जह बोलते हैं, कि शुरू होते ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर शुरू हो जाती है। जैसे ही दर्द शुरू हुए, जैसे ही दर्द शुरू होते हैं, लेबर की फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन यानी जिस्मानी जांच, चेकअप के साथ साथ हामला हामला को जहनी हौसला यानी फिजियोलॉजिकल सपोर्ट भी देनी होती है। जैसे कि पीवी वगैरह की, उसको चेक किया, देखा, उसका बाकी जांचें की। इसके साथ साथ जो हामला है, जो गर्भवती है, उसको जहनी तौर से यानी कि उसके दिमाग की काउंसलिंग करनी पड़ चाहिए, और उसको जो उसका डर, उसका भय, उसकी एंजाइटी, उसकी चिंता है, उससे उसको बाहर लाने की कोशिश करी जानी चाहिए। जहनी हौसला, ये जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है उसकी तैयारी की बात कर रही है। सबसे पहले जो है उसको चेक किया, पीवी वगैरह की, देखा कि हाँ अब ये जो है लेबर में जा रहा है पेशेंट, तो सबसे पहले जो है मतलब उसको जो है जहनी तौर से तैयार करेंगे कि आप घबराइए मत, ये एक नॉर्मल काम है, हो जाएगा। ठीक है, उसको उसकी जो एंग्जाइटी है, जो टेंशन, एंग्जाइटी बोलते हैं टेंशन को, उसकी टेंशन को खत्म कर रहे हैं, उसका डर भय खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन तो होती ही है, लेकिन यह है कि एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं होती है, तो उसको ये चीज समझा देनी है।
जहनी हौसला यानी फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, हामला के डर और घबराहट यानी फियर एंजाइटी को दूर करना। हामला के डर को, उसके घबराहट को और उसकी टेंशन को दूर करना, ये पहला काम है। वुल्वा की शेविंग, जिसका मकसद इन्फेक्शन की रोकथाम होता है। वुल्वा यानी कि आउटर जेनेटाइलिया पर जो मोन्स प्यूबिस वगैरह जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, उसको शेविंग करना यानी कि उसको साफ करना। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है किसी किस्म का इन्फेक्शन ना फैले, इन्फेक्शन को रोकथाम करना होता है। उसके बाद एनीमा या सपोसिटरीज, बत्ती वगैरह लगाना। एनीमा लेट्रिन के रास्ते में, एनस में, जिसे यूनानी में मिकअद बोलते हैं, मिकअद में जो है एनीमा लगाते हैं। एनीमा लगाने से क्या होता है? जो रेक्टम है, जिसके अंदर स्टूल यानी कि टॉयलेट, जो लेट्रिन है, वो खारिज हो जाती है, और जो है बच्चे को अंदर जो है रास्ता ज्यादा मिल जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि माँ को जो दर्द आ रहे होते हैं वो दर्द खुल के आते हैं। उसके बाद माँ को जो दर्द आ रहे होते हैं वो दर्द खुल के आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। तो इसके लिए एक तो एनीमा इस्तेमाल करते हैं, और एक सपोसिटरी यानी कि ग्लिसरीन वगैरह की बत्ती होती है उसको लगा देते हैं वो। लेकिन सपोसिटरीज अब ज्यादातर कोई इस्तेमाल नहीं करता है, ज्यादातर जो है एनीमा ही इस्तेमाल करते हैं। विलादत से पहले ये रेक्टम को खाली करने का तरीका भी है। ठीक है। अगर शौ ज्यादा नहीं आ रहा, शौ यानी कि हल्की हल्की ब्लीडिंग क्यों आती है? कि जो कैपिलरीज होती है वहां पर, जो नसें होती हैं, कैपिलरीज, आर्टरी जो है आगे जाकर कैपिलरीज में बट जाती हैं। मैंने आपको बताया था एनाटमी फिजो में। तो जिस टाइम बच्चा वहां से निकलना शुरू होता है, तो वो जो कैपिलरीज हैं जो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन दे रही थी, वो हल्की हल्की फटनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है? हल्का हल्की ब्लीडिंग होती है, उसी को शो बोल देते हैं, उसी को हल्का हल्का खून आता है। जब पीवी करके कोई देखती है तो उसमें जो है उसकी उंगलियों उसकी उंगलियों पे जो है हल्का सा ब्लड ब्लड के कतरे लगते हैं, तो उसी को शो बोल देते हैं। तो अगर शौ ज्यादा नहीं आ रहा यानी मेम्ब्रेन नहीं फटी हो, तो हामला को घूमने फिरने का मशवरा देना, जिससे बच्चा यानी फीटस नीचे को आ जाए। यहाँ जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की तैयारी हो रही है। अगर ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन के साथ साथ अंदर जो है कैपिलरीज के साथ साथ अंदर मेम्ब्रेन्स भी फट रही हैं। अगर ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा आ रही है, शो ज्यादा आ रहा है, उस कंडीशन में तो मरीजा को ज्यादा घूमने फिरने टहलने का मशवरा नहीं देंगे। लेकिन अगर हल्की फुल्का शो आ रहा है तो फिर मरीजा को जो है थोड़ा टहलने का मशवरा दिया जाएगा। अगर हामला को दर्द रोकने वाली दवाई दी जा रही हो, या विलादत की मॉनिटरिंग एफएसएच मशीन या अल्ट्रासाउंड मशीन से की जा रही हो, तो हामला यानी गर्भवती को आराम करना चाहिए। अगर हामला को दर्द वगैरह की दवाई दी जा रही हो, तो फिर उसको ज्यादा घूमने फिरने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। अगर हामला को अगर हामला की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो फट चुकी हो, यानी ब्रीच या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन हो, बच्चा या तो उल्टा हो यानी कि कूल्हों की तरफ से नीचे आ रहा हो, उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर सिर की तरफ से नीचे आ रहा है, सामने आ रहा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। हेड प्रेजेंटेशन को वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर बच्चा कूल्हों की तरफ से नीचे आ रहा है तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और बच्चा अगर माँ के पेट में ट्रांसवर्स ऐसे लेटा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, तो उसको मतलब ऐसे लेटा हुआ एकदम आड़ा, इधर से इधर को, राइट से लेफ्ट को, तो उसको ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और अगर इसमें मेम्ब्रेन फट चुकी है यानी कि ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा आ रही है, या विलादत यानी कि लेबर का अमल बहुत तेजी से कर रहा हो, यानी कि सर्विक्स जो है उसका जो डायलेटेशन है वो बहुत फास्ट हो रहा हो, तो, या प्लासेंटा प्रीविया उस कंडीशन को कहते हैं जबकि प्लासेंटा जो है वो बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स की ओपनिंग के ऊपर हो जाए। जिस रास्ते से बच्चे को बाहर आना है दुनिया में, उस रास्ते पे जो है प्लासेंटा चिपक जाए, तो उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है। या सीवियर प्री एक्लाम्पशिया जैसी परेशानी हो तो क्या करेंगे? ठीक है, या तो बच्चा उल्टा हो, आड़ा हो, या फिर जो बच्चा पैदा होने की जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा हो, या प्लासेंटा प्रीविया या सीवियर
प्री एक्लाम्पशिया, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है। अगर ये सब चीजें दिक्कतें हों तो क्या करना चाहिए? मरीजा यानी कि हामला यानी गर्भवती को बिस्तर पर ही आराम करने का मशवरा देना चाहिए इन सभी कंडीशन में। हामला को बार बार पेशाब करने की सलाह दी जाए जिससे कि मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लैडर खाली रहे। बच्चा फीटस सर, नीचे को सरके। सॉरी सर, यूट्रस जो सीधा आड़ा है, सॉरी सर, जो सीधा आड़ा बोला है। हामला को बार बार पेशाब करने की सलाह दी जाए जिससे कि मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर खाली रहे। बच्चा फीटस नीचे को सरके। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते रहें और भरे मसाने की वजह से किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अगर भरा मसाना है, बच्चा नीचे की तरफ सरक के आ रहा है, तो मसाने पे जोर पड़ेगा, तब जोर पड़ेगा तो उसकी वॉल्स जो ब्लडर की जो दीवारें हैं उन पे जोर पड़ेगा, तो कहीं ना कुछ जो है इन्फ्लामेशन वगैरह की कंडीशन बनेगी, इन्फेक्शन की कंडीशन बनेगी। तो उस इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, इस तरह की चीजें सामने ना आए, तो एक गर्भवती को, एक हामला को जो है बार बार पेशाब करने का मशवरा, कि वो बार बार पेशाब करती रहे जब भी उसको महसूस हो, और मसाने को खाली रखे। अगर हामला को उठने में परेशानी हो तो बेड पेन यानी पेशाब का बर्तन देना चाहिए। और अगर यूरिनरी ब्लेडर यानी मसाना के पेशाब से पूरा भरा होने के बाद भी पेशाब खारिज ना हो तो कैथेटराइजेशन यानी कि कसातीर लगाना चाहिए। कैथेटराइजेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कैथेटराइजेशन यानी कि एक ट्यूब लगा देते हैं, उससे पेशाब जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिनरी बैग में इकट्ठा हो जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये उस सिचुएशन में लगाएंगे कि जब पूरा मसाना पेशाब में भरा हुआ है, उसके भाई, बावजूद भी पेशाब नहीं कर पा रही है। जी जी अगर सर। दर्द बहुत ज्यादा आ रहे हों और हामला को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही हो तो दर्द रोकने के लिए दर्द निवारक इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। हामला के साथ प्यार से यानी नरम लहजे में सॉफ्ट बात करनी चाहिए। डांटना, डपटना, गाली गुफ्तार गलत चीजें हैं। हामला का हौसला बढ़ाना चाहिए। हामला का हाथ पकड़कर हौसला दिलाएं। पीठ पर यानी कमर पर हल्का हल्का हाथ फेरें, मसाज फेरें। उसको उससे जो है हामला यानी गर्भवती को मेंटली भी सुकून मिलेगा और उसका हौसला बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान हामला यानी गर्भवती को सॉफ्ट डाइट, हल्का खाना देना चाहिए। आईवी फ्लूइड से हामला के न्यूट्रिशन की और डिहाइड्रेशन की, न्यूट्रिशन यानी कि उसको जो भी तगजिया चाहिए, जो खाने की चीजें चाहिए, उसकी पूर्ति किससे होगी? आईवी फ्लूइड से होगी। और डिहाइड्रेशन यानी कि जो भी पानी वगैरह की कमी अगर पड़ रही है तो उसकी कमी भी आईवी फ्लूइड से होगी, पूर्ति करनी चाहिए। आईवी फ्लूइड में अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो आरएल दिया जा सकता है। अगर बीपी वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है तो रिंगल लैक्टेट यानी आरएल की बोतल लगाई जा सकती है। हामला अपनी सहूलत के मुताबिक अनुसार सुपाइन, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग कोई पोजीशन ले सकती है। जो हामला है, जो एक गर्भवती औरत है, वो अपने अपने आराम के मुताबिक सुपाइन सीधी लेट जाए, सिटिंग बैठ जाए, लेकिन ऐसे नहीं बैठना जैसे कि कुर्सी पे बैठते हैं, उकड़ू बैठे अगर बैठना है। स्टैंडिंग स्टैंडिंग खड़ी हो सकती है। वॉकिंग टहल सकती है। जिस पोजीशन में उसको आराम हो उसमें वो जो है बैठ सकती है। लेकिन जैसे कि नॉर्मली जैसे ऐसे बैठते हैं जैसे कुर्सी वगैरह पर बैठा जाता है, तो उससे जो है हामला को बोलना चाहिए कि वो उससे बचे, क्योंकि बच्चा नीचे को आ रहा होता है। अब ब्रीच यानी कि जब कूल्हे सामने आ रहे हो। ट्रांसवर्स जब बच्चा राइट टू लेफ्ट लेटा हुआ हो। प्रेजेंटेशन या बच्चा छोटा हो तो ज्यादा स्टैंडिंग या वॉकिंग पोजीशन से बचना चाहिए। टहलने वहलने से ज्यादा बचना चाहिए। अब क्या है? फिटल ब्रेडिकार्डिया, जब बच्चे के दिल की धड़कन कम हो रही हो उसको फिटल ब्रेडिकार्डिया बोल देते हैं। या टैकीकार्डिया यानी कि बच्चे की दिल की जो धड़कन है वो ज्यादा बढ़ रही हो, बच्चे के दिल की धड़कन का कम या ज्यादा होना। उसके बाद क्या है? ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, सरवाइव करता है, रहता है, जिसको पीता है और जिसको पेशाब कर देता है। बच्चा पीता भी उसे ही और बच्चा पेशाब भी उसी को करता है। ठीक है, ठीक, अगर वो जो है
मिकोनियम यानी बच्चे के स्टूल पास करने की निशानी है। अगर जो पानी आ रहा है पर वेजाइनली वो हरा हरा दिख रहा है, वो हरे रंग का दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने जो है माँ के पेट में ही, यानी कि माँ के पेट का मतलब यहाँ स्टमक नहीं है, यूट्रस में ही जो है वो पोटी कर दी है। या मूवमेंट का कम होना, इन सारी चीजों में क्या होगा, या तो मूवमेंट कम हो जाए, बच्चा जो है, वैसे तो मूवमेंट कम हो जाता है जब यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, जब खिंचाव आते हैं यूट्रस में, तो उस टाइम जो है दिल की धड़कन भी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो एक नॉर्मल चीज है। मूवमेंट यानी कि बच्चे का हाथ पैर चलाना भी कम हो जाता है। वैसे तो जब बच्चे का हेड फिक्स हो जाता है, इंगेजमेंट हो जाता है हेड का, उसी टाइम जो है बच्चा सिर्फ हाथ पैर हिलाता है, ज्यादा भागता दौड़ता नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर फीटल बच्चे की धड़कन ज्यादा कम जा रही हो या ऊपर बढ़ रही हो, या बच्चा जिस पानी में रहता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो हरे रंग का आ रहा हो, यानी बच्चे ने पोटी कर दी है, या बच्चे की मूवमेंट यानी कि वो हाथ पैर कतई हिला ही नहीं रहा है, तो वो सारी सिचुएशन क्या होती है, ये तीनों कंडीशन बच्चे के डिस्ट्रेस यानी कि घुटन या दबाव की निशानियां हैं। चाहे जो मिकोनियम है वो हरा हो गया हो, चाहे बच्चा हाथ पैर कम हिला रहा हो, बहुत कम हिला रहा हो, या फीटल ब्रेडिकार्डिया या टैकिकार्डिया देखने में आ रहा हो। अब इस हालत में ऑक्सीजन चालू कर दें, माँ को ऑक्सीजन लगा दें। ठीक है। क्योंकि माँ के लिए, माँ के जरिए से लिया गया सांस ही बच्चे के खून में भी जा रहा है। ठीक है। डिहाइड्रेशन हो तो आईवी फ्लूइड चढ़ाएं। ऑक्सीटोसिन की बोतल चल रही हो तो बंद कर दें। ये सोचने वाली बात है, जो ऑक्सीटोसिन की जो बोतल लगाते हैं, दर्दों की जो बोतल लगाते हैं, अगर वो बोतल चल रही है तो उसको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, यूट्रस में जो कॉन्ट्रेक्शन है, जो खिंचाव है वो बढ़ेगा, और जब खिंचाव बढ़ेगा तो बच्चा तो पहले ही परेशान हो रहा है, बच्चा तो पहले ही डिस्ट्रेस दबाव में जा रहा है, वो और दबाव में जाएगा। तो इस हालत में ऑक्सीटोसिन की बोतल बंद कर देंगे। ये था आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की तैयारी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सेकंड स्टेज। हामला की पोजीशन यानी कि वजह, वजह जो है यूनानी में पोजीशन को, हालत को कहते हैं। आमतौर जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं तो ये हमारी एक पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन में हम, तो ये हमारी वजह है, यानी कि वजह को, वजह जो है यूनानी में पोजीशन को बोलते हैं। आमतौर पर डोर्सल या लिथोटोर्मी पोजीशन रखते हैं। हामला को, गर्भवती को जब डिलीवरी टेबल पे लिटा दिया, लेटी हुई है, डिलीवरी टेबल पे लेटी हुई है या साइड में एक बेड पे लेटी हुई है, तो अच्छा ये है कि उसको डोर्सली लिटा दे। डोर्सली क्या होता है, सीधा लेटने के बाद टांगे थोड़ी सी चौड़ा करके घुटने को मोड़ लिया जाता है, टांगे चौड़ी कर ले और घुटनों को मोड़ ले। लेकिन अगर कोई हामला गर्भवती ऐसा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कई गर्भवतियां बोलती है मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मुझसे टांगे चौड़ी नहीं हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, तो फिर उसको लिथोटोमी पोजीशन, यानी कि क्या करते हैं, उसको जो है डिलीवरी टेबल पे ऐसे फिक्स कर देते हैं कि उसकी टांगे जो है ऊपर शिकंजे में फंसा देते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और वो जो है ऊपर उसमें जाकर के जो है फंस, मतलब एक इस तरह की गिरा वगैरह सी नोट होती है कि उसमें जो है वो फिक्स हो जाती है, एक मतलब इस साइड एक इस साइड, और वो ऊपर को उठ के जो है उसमें फिक्स हो जाती है। इसको लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। इसको डिलीवरी की पोजीशन भी बोलते हैं। लेकिन स्क्विटिंग यानी कि उकड़ू बैठना, ठीक है, सपोर्टेड सिटिंग, इसमें टांगी चौड़े करके उकड़ू बैठ का, देखो स्क्वेटिंग जो है उकड़ू बैठना है, इस तरह भी बिठा सकते हैं गर्भवती महिला को, उकड़ू बैठना यानी कि पैरों के जरिए बैठना। और सपोर्टेड सीटिंग जो है ये भी उकड़ू बैठना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बैठ करके एक गर्भवती जो है वो आगे की तरफ को झुकती है। ठीक, मतलब थोड़ा आगे की तरफ, यानी कि पंजों पे, यानी कि टखने जो होते हैं ना, एंकल जॉइंट, उस पे उसका वजन रहेगा। और ये जो स्क्विटिंग है ये तो एक नॉर्मल उकड़ू बैठना है, जैसे उकड़ू बैठ जाते हैं। लेकिन सपोर्टेड सिटिंग जो है इसमें उकड़ू बैठ के वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेगी, ठीक है, और टांगे जो है चौड़ी रखेगी। बॉडी का वजन टखनों एंकल पर रखते हैं, इसमें कौन सी में, सपोर्टेड सिटिंग में। एक नी चेस्ट पोजीशन होती है, इसको भी कर सकते हैं। अच्छा तो ये है कि डोर्सल पोजीशन या लिथोटोमी पोजीशन रखी जाए, लेकिन ये जो दूसरी पोजीशन है, जैसे स्क्वाटिंग पोजीशन उकड़ू बैठने वाली हो गया, सपोर्टेड सिटिंग, सपोर्टेड सिटिंग भी एक तरह का उकड़ू ही होता है, लेकिन इसमें जो है वो आगे की तरफ झुक जाती है थोड़ा सा, और मतलब उसमें पूरी बॉडी का जो वजन है वो टखनों पे आ जाती है।
आ जाता है। एक नी चेस्ट पोजीशन बोलते हैं। नी चेस्ट जो है एक ये एकदम अलग सी पोजीशन है। इसमें क्या करती है, जो गर्भवती है वो अपने घुटने और अपनी छाती जो है वो जमीन से लगा लेती है। ठीक है। जिस तरीके से, थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे सजदा वगैरह नहीं होता, सजदा वगैरह करते हैं नमाज में, लेकिन उसमें तो सिर नीचे लगाते हैं, इसमें जो है सीना नीचे लगाते हैं, जो ये जो नी चेस्ट पोजीशन है, और घुटने नीचे लगाते हैं। ठीक है, इस पोजीशन को में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पोजीशन डोर्सल पोजीशन या लिथोटोमा पोजीशन है। अगर हामला कोऑपरेटिव यानी सहयोग या ताउन कर रही हो, कोऑपरेट करना, सहयोग, साथ देना, यानी कि जो हामला है, जो गर्भवती महिला है, वो ताउन कर रही, डॉक्टर के मुताबिक जो है बात मान रही है, ठीक है, तो डोर्सल पोजीशन सबसे बेहतर होती है। अगर हामला कोऑपरेट नहीं है, यानी कि उसको वो बोल रही है मुझे परेशानी है, मुझसे टांगे चौड़ी नहीं हो रही, मुझसे घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, तो लिथोटोमी पोजीशन बेहतर रहती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसमें टांगे चौड़ी करके ऊपर को उठा करके जो है शिकंजे में फंसा देते हैं, वो फिर उसमें से निकल नहीं पाती और वो सुकून से लेटी रहती है। ठीक है, उसमें जो है उसमें अपने आप उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो लेडी डॉक्टर या नर्स के जरिए से कर दिया जाता है, और कई जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खुद भी कर लेती हैं। लेबर रूम में मुनासिब रोशनी यानी पर्याप्त प्रकाश का इंतजाम होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, लेबर रूम में रोशनी होनी चाहिए, ताकि एक एक चीज जो है, मतलब जिस जिस चीज को देख रहे हैं वो साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। डिलीवरी कराने वाले स्टाफ को गाउन, ग्लव्स, मास्क, कैप सभी स्टाइल पहन लेने चाहिए। लेबर रूम का दर्जा हरारत यानी कि तापमान, टेम्परेचर 25 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रखना चाहिए। हामला यानी गर्भवती और नवमौलूद यानी फीटस को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सभी मुनासिब तदाबीर करनी चाहिए, साफ सफाई का मुनासिब ध्यान रखना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन ना माँ को हो जाए ना बच्चे को हो जाए। लेबर यानी विलादत के दौरान और विलादत के बाद, ठीक है, विलादत के दौरान जबकि लेबर चल रही हो, या लेबर के बाद जबकि बच्चा पैदा हो गया हो, की देखभाल के लिए सभी जरूरी सामान यानी चीजें यानी उपकरण तैयार रखने चाहिए। बच्चे को किस माहौल में रखना है, कहाँ रखना है, और उसका जो सक्शन वक्शन करना है, उसका जो मुंह वगैरह साफ करना है, उन सभी चीजों की तैयारियां पहले ही रखनी चाहिए। ठीक है। बच्चे यानी नवमौलूद को पैदा होने के बाद हाइपोथर्मिया ज्यादातर जो देखने में आता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है, क्योंकि जब वो माँ के पेट में होता है वो एक गर्मी में होता है, ठीक है, अंदर जो है बॉडी का टेम्परेचर होता है, लेकिन जब वो दुनिया में आ जाता है तो दुनिया का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से कम होता है। तो कई बार जो नवमौलूद जो बच्चे होते हैं, जो न्यूनेट होते हैं, वो हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया बोलते हैं टेम्परेचर यानी कि हरारत का, गर्मी का कम होना का खतरा बना रहता है। इसलिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नंबर एक गर्म कोट का, जिसको वार्म कोट बोलते हैं, कंबल यानी कि ब्लैंकेट का, रेडिएंट वार्मर, रेडिएंट वार्मर ये एक तरह का वार्मर होता है, एक मशीन होती है जिसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो गर्म होता है। एक इंक्यूबेटर, बेबी इंक्यूबेटर मशीन, ये एक मशीन होती है जो ज्यादातर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर के पास होती है, इसको आम जबान में वार्मर बोल देते हैं। ठीक है, इसमें एक टेम्परेचर होता है जितना बच्चे को देना होता है, और उन बच्चों को रख देते हैं जो कि हाइपोथर्मिया यानी कि जिनका टेम्परेचर जो है वो लो जा रहा हो, का इंतजाम यानी कि प्रबंध रखना चाहिए बच्चे की पैदा होने से पहले ही। जबकि माँ लेबर में हो, उसी टाइम जो है बच्चे पैदा होने से पहले, बच्चे पैदा होने के बाद की तैयारियां पहले ही रखनी चाहिए। अब विलादत यानी लेबर के दौरान 5 C का ध्यान रखना जरूरी होता है। 5 C, सी, ABC होता है ना, इस तरह C, 5 C होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है बच्चे के पैदा होने से पहले ही। C फॉर क्लीन, नंबर एक क्लीन हैंड्स, यानी कि जो स्टाफ है, जो नर्सिस हैं, जो डॉक्टर है, उनके हाथ साफ होने चाहिए, क्लीन हैंड्स। क्लीन सरफेस, सारी चीजें वहां पे जो हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए, सरफेसिस यानी कि सतहें जो हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 2 क्लीन कोड, ठीक है, ये साफ होनी चाहिए। क्लीन ब्लेड, जिस ब्लेड से अवल नाल काटनी है, अम्बलाइकल कोड काटनी है, वो साफ सुथरी हो, न्यू हो, स्ट्राइल हो। ठीक है। क्लीन जेनेटल ट्रैक्ट, यानी कि गर्भवती माँ जो है, जो बच्चा पैदा कर रही है, जो लेबर में है,
उसके जो जेनेटल ट्रैक्ट है, जो बाह्य जननांग है, एक्सटर्नल जो उसके जेनेटेलिया है, वो साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। अब 187 पेज पे हैं हम। एक्स्ट्रा जेनेटाइलिया और दोनों जांघों के अंदर वाली साइड यानी इनर साइड ऑफ बोथ थाइज को डिटोल से अच्छे से साफ कर देना चाहिए, जिससे स्ट्राइल कॉटन इस्तेमाल करनी हो। यानी कि जब माँ लेबर में है, लेबर की सेकंड स्टेज में है, अब बच्चा पैदा होने वाला है, लेबर कंप्लीट की तरफ को जा रही है, बच्चा बहुत जल्दी पैदा होने वाला, उस समय जो एक्सटर्नल जेनेटाइला, जो बाहरी जननांग है माँ के, और जो जांघें हैं अंदर की तरफ से, उसको डिटोल से क्लीन कर देना चाहिए। और क्लीन करने में जो रुई यानी कि जो कॉटन इस्तेमाल होगी वो स्ट्राइल होगी, स्टरलाइज होगी। ठीक है। अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की ये निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि लेबर का अमल बहुत जल्द पूरा होने वाला है। वुल्वल गैपिंग, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ये पता लग जाएगा कि बहुत जल्दी लेबर का जो अमल है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। क्या क्या है? वुल्वल गैपिंग, यानी कि वुल्वा के दरमियान जो है वो फासला हो जाए। एनल पाउटिंग, यानी कि मिकाद से पाखाने का खारिज हो जाना। जब माँ के मिकाद से, एनस से पाखाना खारिज होने लग जाए, इसका मतलब ये है कि अब बच्चा भी बहुत जल्दी पैदा हो जाएगा, यानी कि लेबर का जो अमल है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। बच्चे का सिर दिखाई देना, बच्चे का सिर दिखाई देना। अब इससे पहले जो बच्चे का सिर था वो पीवी यानी कि पर वैजाइनली एग्जाम से फिंगर को हाथ से टच हो रहा था। अब जो है जब वो सामने दिख रहा है, इसका मतलब अब बच्चा बहुत जल्दी पैदा हो जाएगा। अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। विलादत यानी लेबर की थर्ड स्टेज में जरूरी काम क्या क्या है? नंबर एक, मरीजा और नौमौलूद के मॉनिटरिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। जो गर्भवती महिला, जो अब तक गर्भवती महिला थी और जिसने बच्चा पैदा कर रही है, और जब बच्चा पैदा कर दिया, उसकी मॉनिटरिंग, उसका बीपी वगैरह, पल्स वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, उसको देखना है, उसको सब चेक करना है, और बच्चे का भी चेक करना है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्लासेंटा को यूट्रस से अलग होने देना चाहिए। मतलब बच्चा पैदा हो चुका है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो आवल नाल है उसकी केयर करनी है। प्लासेंटा जो होती है, जो अंदर चिपकी हुई होती है, जिससे बच्चे को खून मिल रहा होता है, उसको खुद हट जाने का इंतजार करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। जहां तक मुमकिन हो प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स को खुद यानी कि प्राकृतिक यानी कि अपने आप तौर से यूट्रस से अलग होने देना चाहिए। जोर लगा के प्ला जो है अम्बलाइकल कोड को खींचना नहीं है। ठीक है। जो प्लासेंटा अंदर चिपकी हुई है, उसको अपने आप ही वो हट जाए, और उसकी मेम्ब्रेन्स जो उसके ऊपर झिल्लियां हैं वो हट जाए, वो सबसे बेहतर है। उस तरीके से पूरा का पूरा हट जाता है, अंदर पीस रहने का चांस नहीं बनता। अब मरीजा में होने वाली परेशानी को वक्त से पहले समझकर उसका निपटारा, इलाज कर देना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आने का खतरा लग रहा है, कोई निशानी सामने आने लग रही है किसी भी तरह की, तो वक्त से पहले उसको समझकर उसका जो है समाधान कर देना चाहिए। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कुछ परेशानियां यानी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना होती है। कैसे कैसे? नंबर एक, हेमरेज, खून छूटने का यानी कि ब्लीडिंग होने का खतरा बना रहता है। नंबर दो, इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन लग जाए उसका खतरा रहता है। नंबर तीन, रिटेंड प्लासेंटा, जो प्लासेंटा होती है उसका कोई हिस्सा, कोई बड़ा छोटा हिस्सा अंदर यूट्रस में ना रह जाए, इसका खतरा बना रहता है। शॉक का खतरा, कई बार माँ अगर कमजोर वमजोर होती है तो वो बेहोश वगैरह हो जाती है, शॉक में चली जाती है। अब लेबर के बाद एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा पूरी खारिज हो गई है इसको देखना, ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आता है। एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, एमनियोन एंड कोरियोन को देखना। ठीक है, जो मेम्ब्रेन, जो झिल्लियां आती हैं, जो झिल्लियां आती हैं प्लासेंटा के साथ, उनको देखना कि अंदर कोई टूट कर रह तो नहीं गई, कोई चिपक तो नहीं गई, उसका मुआयना करना। एग्जामिनेशन ऑफ अम्बलाइकल कोड, जो अम्बलाइकल कोड होती है वो रस्सी नुमा एक गुच्छा जिसमें नसें होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उसका मुआयना करना, ये पूरा आ गया है, कहीं टूट टूट तो नहीं गया। ठीक है। अब एंटीरियर शोल्डर, मरीजा को मिथार्जिन को जो है अर्गोमेट्रियम यानी 0.25 IV लगाना चाहिए। जैसे ही बच्चे का एंटीरियर शोल्डर यानी कि कंधा बाहर आ जाए,
तो फिर क्या करते हैं, मिथार्जिन लगा देते हैं। अर्गोमेट्रियम एंटीरियर शोल्डर के बाहर आने के बाद लगाना चाहिए। मिथार्जिन इंजेक्शन बच्चे के कंधे के बाहर आ जाने के बाद लगा देना चाहिए। अगर कंधे के बाहर आने से पहले लगाएंगे तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ सकता है और कंधा बाहर आने में परेशान कर सकता है, बच्चा फंस सकता है। इसके मिथार्जिन जो है वो बाद में लगाना चाहिए। आमतौर पर फीटस यानी नवमौलूद यानी न्यूबॉर्न के कुल्ले बोटॉक्स बटक्स के बाहर आने के बाद प्लासेंटा भी बाहर आ जाती है। ज्यादातर ऐसा होता है जैसे ही बच्चे का सिर, धड़, कंधा, धड़ और उसके कुल्ले बाहर आए, उसके पीछे पीछे जो प्लासेंटा होती है वो भी पीछे पीछे बाहर आ जाती है। अब अगर प्लासेंटा खुद नहीं निकल रही हो तो कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन यानी कि इंजेक्शन दवाइयों के जरिए यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के जरिए खारिज यानी निकाली जाती है। अगर प्लासेंटा जो है अपने आप नहीं निकल रही तो फिर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ लगाते हैं और हल्का हल्का जो अम्बिलिकल कोड है उसको पकड़ के रखते हैं, हल्का हल्का उसे एक एक मामूली सा सहारा दे के रखते हैं बाहर की तरफ। ज्यादा सहारा देंगे टूट जाएगी, ठीक है। हल्का सा सहारा देंगे, हल्का सा उसको हल्की सी मूवमेंट करेंगे और इंजेक्शन जो है माँ को लगाएंगे ताकि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करने लग जाए, मूवमेंट करने लग जाए और यूट्रस जो है वो प्लासेंटा को छोड़ दे, ठीक है, और वो बाहर आ जाए। उस इस मैकेनिक को इस काम को क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन, जिसमें दवाइयां लगा करके प्लासेंटा बाहर निकाली जाती। अगर कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन के जरिए प्लासेंटा ना निकले यानी कि इंजेक्शन लगा दिए, नहीं निकल रही है प्लासेंटा, तो क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट इंतजार करेंगे। उसके बाद इसी तरीके को फिर दोबारा मतलब उसके बाद फिर कोशिश करेंगे। अगर दूसरी कोशिश प्लासेंटा निकालने की भी कामयाब ना हो इस तरीके, तो 10 मिनट का इंतजार करेंगे, फिर प्लासेंटा निकालने की कोशिश करेंगे। इंतजार करेंगे कि हो सकता है यूट्रस जो है उसको छोड़ दे और अच्छे मूवमेंट करने लग जाए, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रेक्शन करने लग जाए। अगर दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई यानी कि 10 मिनट इंतजार करने के बाद प्लासेंटा निकालने की कोशिश की थी, वो भी नाकामयाब हो गई, तो फिर मैनुअल रिमूवल यानी कि हाथ से फिर जो नर्स है, जो डॉक्टर है, वो बच्चेदानी में हाथ डाल करके उससे जो है निकाल देती है। इसको मैनुअल रिमूवल बोलते हैं। अब मैनुअल रिमूवल को जो है मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप लोग समझ लीजिए। ये एनेस्थेसिया में किया जाने वाला अमल होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे ही मतलब सर्विक्स में जो है यूट्रस में हाथ डालेगी, यूट्रस में हाथ को इंसर्ट करेगी, घुसाएगी एक नर्स या डॉक्टर, तो मरीज को तकलीफ होगी। तो ये हल्के से एनेस्थेसिया यानी कि सेडेशन में होता है, हल्का सा जो है बेहोश करके होता है, ठीक है, हल्का सा सेडेशन के बाद अमल काम है। इसमें दाएं हाथ से, ये जो राइट है हाथ है, इससे यूट्रस में प्लासेंटा को उसके किनारों से ऐसे ऐसे हटाते हैं, मतलब बीच से नहीं एकदम ऐसे हटाते, किनारों की तरफ से ऐसे हटाना शुरू करते हैं, ठीक है। अलग हो जाती है, किनारों से हटाना चाहिए। इससे पूरी प्लासेंटा यूट्रस से अलग हो जाती है। पूरी प्लासेंटा और इसकी झिल्लियों का मुआयना यानी जांच करना चाहिए। जब वो हाथ से निकाल दी हल्के हल्के, तो उसका फिर मुआयना करना चाहिए कि कोई पीस मेम्ब्रेन का या प्लासेंटा का अंदर तो नहीं रह गया, पूरी आ गई या नहीं, उसको अच्छे से देखनी चाहिए, ठीक है। और मरीजा को इंजेक्शन मिथार्जिन यानी अर्गोमेट्रिन और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगाना चाहिए जब वो प्लासेंटा बाहर आ जाए, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट की बेहतर तैयारी में थर्ड स्टेज का लगने वाला वक्त कम हो जाता है। अगर बहुत अच्छे से थर्ड स्टेज में जो है एक नर्स एक डॉक्टर कर रही है, तो थर्ड स्टेज में लगने वाला वक्त बहुत कम हो जाता है। अगर ब्लड लॉस की मिकदार यानी मात्रा भी कम हो जाती है, अगर बहुत अच्छे से काम किया जाएगा तो जो ब्लड लॉस होता है वो भी कम हो जाएगा। अब एक चीज होती है फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर जिन जिन आप में से जिन लोगों ने डिलीवरियां कराई हुई होंगी वो फंडल प्रेशर जानते हैं। पेट के ऊपर से फंडल प्रेशर दिया जाता है, जहाँ पे फंडस ऑफ यूट्रस का एक साइट लगती है, एक निशान लगता है कि यहाँ पे फंडस ऑफ यूट्रस होगा, तो वहां पे जो है एक मतलब दबाव सा बनाते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। इस तरीके में बाएं हाथ की 4 उंगलियों को फंडस के मकाम यानी स्थान के पीछे रखकर, ठीक है, फंडस ऑफ यूट्रस के पीछे रखकर अंगूठे को सामने रखकर फंडस को नीचे की ओर डाउनवर्ड तथा पीछे की ओर बैकवर्ड धक्का देता है, ऐसे धक्का देते हैं, आगे की तरफ को नीचे की तरफ को सरकाते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लासेंटा और झिल्लियों को बाहर निकालने एवं जब हामला दर्द ना ले पा रही हो, इस ये जो फंडल है कहाँ करते हैं, नंबर एक तो
जब प्लासेंटा नहीं निकल पा रही है तो वहां पे कोशिश करते हैं ऊपर की तरफ से, पेट की तरफ से, ऊपर से, एब्डोमन पे से। पेट नहीं, मैं एब्डोमन लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। पेट पे से कोशिश करें कब, जबकि यूट्रस जो है सख्त हो, मोटी हो, और प्लासेंटा नहीं निकल रही हो, तो ऊपर से क्या करेंगे, फंडल एक हल्का सा दबाव देंगे। दूसरा क्या काम करते हैं, अगर एक माँ जो है वो कमजोर है और वो बच्चे के ऊपर ज्यादा जोर नहीं, मतलब बच्चे को बाहर निकालने के लिए अच्छे से दर्द नहीं ले पा रही है, मेरे जोर पास नहीं पहले से लगा पा पानी आ रही रहा है, तो उस माँ को मदद करने के लिए भी फंडल प्रेशर लगाते हैं। प्लासेंटा को बाहर निकालने के इस तरीके का इस्तेमाल तभी करते हैं जब यूट्रस सख्त हो, अदरवाइज फालतू जोर नहीं लगाते, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। अगर यूट्रस सॉफ्ट है फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर किसी का यूट्रस जो है वो हार्ड है, सख्त है, तो ही करते हैं। अब एक चीज होती है अपगार स्कोरिंग, यानी अपगार स्कोरिंग। अपगार क्या चीज होता है, देखो, अपगार एक टेक्निक है, मेडिकल टेक्निक है, जिसमें जो बच्चा पैदा हुआ है वो कितना ठीक है, और कितनी उसकी कंडीशन ठीक है और कितनी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इन चीजों को जांचते हैं। अपगार स्कोर एक टेक्निक है। कैसे टेक्निक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको एग्जाम, जो आपका एग्जाम आ रहा है उसके पर्पस से भी, उसके मकसद से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वैसे भी, जैसे कि आप डिलीवरी वगैरह कहीं पे करा रहे हैं तो उसके पर्पस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको समझना इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा इसका पॉइंट होता है, उसको जहन में बिठा लो, आप अपगार निकालना सीख जाओगे। अपगार स्कोरिंग सिस्टम 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने बताया। ये चेकअप बच्चे यानी नवमौलूद, जो कि बच्चा पैदा हो रहा है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके पैदा होने के 1 से 5 मिनट के अंदर किया जाता है। बच्चा जब पैदा हुआ उससे, उसके पैदा होने से 1 से 5 मिनट के बीच बीच अपगार स्कोर बना लिया जाता है, ठीक है। अपगार स्कोरिंग के जरिए न्यू बोर्न में 5 चीजों को देखा जाता है। अपगार स्कोर के जरिए 5 चीजें देखी जाती है। इन 5 चीजों को 0 से 2 तक स्कोर दिया जाता है, नंबर दिए जाते हैं, 0 से 2 तक के नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एबनॉर्मलिटी को, ठीक है, पेस्ट दिखाई करती, 0 जो होती है वो एबनॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मल को दिखाती है। और एक, इसी तरह से इसमें 1 से लेकर के 8 से लेकर के 10 तक नंबर दिए जाते हैं। अब कैसे होता है इसको समझिए। इसमें सबसे पहले क्या देखा था, स्किन, बच्चे की जो खाल होती है, जो त्वचा होती है, उसको देखते हैं। हार्ट रेट यानी कि बच्चे की धड़कन देखते हैं। रेस्पायरी रेट यानी कि बच्चे का सांस देखते हैं। रेफ्लेक्स यानी कि बच्चे को अगर कहीं पे चूंटी वगैरह मारी तो बच्चे ने मतलब उसका क्या रद्द अमल किया, क्या प्रतिक्रिया की, उसको देखते हैं। और मसल स्टोन यानी कि बच्चे की जो मसल्स हैं वो एकदम जो है वो मजबूत है या नहीं है, इसको देखते हैं। ये 5 चीजें देखी जाती हैं। अब इसको समझिए, बच्चे की स्किन, बच्चा पैदा हुआ पहले 5 मिनट के अंदर अंदर इसको करते हैं। बच्चे की स्किन अगर नीली है या पीली है तो इसका देंगे उसको 0 नंबर। अपगार स्कोर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी है, लेकिन कई लोग इसको समझते नहीं है, तो निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, अगर बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी जो खाल है वो नीली है या पीली है तो उसको 0 नंबर देंगे। और अगर बच्चे का जो बच्चे का जो जिस्म है वो तो गुलाबी है, लेकिन हाथ पैर नीले हैं, बच्चे का जो जिस्म है गुलाबी है, हाथ पैर नीले हैं, तो उसको 1 नंबर देते हैं। हाथ पैर नीले हैं बच्चे का, बाकी जो धड़ वगैरह है वो गुलाबी है, तो उसको 1 नंबर देते हैं। और अगर पूरा बच्चा गुलाबी है तो उसको 2 नंबर देते हैं। और आपको याद रखना चाहिए, जो बच्चा पैदा होता है वो गुलाबी ही पैदा होना चाहिए। गुलाबी बच्चे का जो गुलाबी कलर होता है वो सबसे बेहतर माना जाता है। बच्चा अगर पूरा का पूरा नीला हुआ, नीला है, पैदा नीला हुआ, 0 नंबर। बच्चा अगर, बच्चे के हाथ पैर जो है नीले हैं और उसका बाकी धड़वड़ जो है गुलाबी है, नहीं, बच्चा अगर पूरा नीला है 0 नंबर। बच्चे के हाथ पांव जो है नीले हैं और बाकी उसका धड़ जो है वो गुलाबी है, 1 नंबर। और बच्चा अगर पूरा का पूरा ही गुलाबी है तो उसके 2 नंबर, ठीक है, दिए जाएंगे। अब ये क्या हुआ, स्किन। हमने अभी तक खाल देखी, अब खाल के बाद हम क्या देखते हैं, हार्ट रेट। अब अगर बच्चे की धड़कन है ही नहीं तो इसका सर मतलब तो बच्चा दिन। हाँ जी बोलिए। सर ये जो 191 वाला। दूसरे अपगार अपगार रेट में दूसरी चीज कम हम क्या देखते हैं, हार्ट रेट। हार्ट रेट यानी कि दिल की धड़कन, यानी कि बच्चे की दिल की धड़कन अगर है ही नहीं
तो इसका मतलब बच्चा जिंदा ही नहीं है। तो उसको कितना स्कोर देंगे, कितने नंबर देंगे? 0। 0। ठीक है। अगर बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो 100 से नीचे है 1 मिनट में, 100 बीट पर मिनट है, अगर मतलब 100 से कम है 1 मिनट में, तो उसको 1 नंबर देंगे। और अगर बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो 100 से ज्यादा है तो उसको 2 नंबर देंगे। ये हम पहले, सबसे पहले हमने स्किन देखी, उसके बाद हमने हार्ट रेट देखा, अब तीसरी चीज देख रहे हैं हम, सांस, रेस्पिरेशन। ठीक है। अगर ना हो तो फिर 0 नंबर। अगर सांस जो है वो धीमा धीमा आ रहा है तो 1 नंबर। अगर सांस बच्चा बहुत अच्छे से ले रहा है तो 2 नंबर। हम उस बच्चे का चेक कर रहे हैं जिसको पैदा हुए अभी 1 ही मिनट हुआ है, उसका फौरन बाद देखते हैं। अब नंबर 3 है रेफ्लेक्स। रेफ्लेक्स कहते हैं जैसे कि मान लीजिए रद्दे अमल, यानी कि हमने कहीं से पकड़ के दबाया तो बच्चे ने ची की आवाज की, रोया बच्चा जोर लगा से, इसका मतलब बच्चे ने जो प्रतिक्रिया दी वो बहुत अच्छी दी, यानी कि उसने महसूस किया। ठीक है। तो रेफ्लेक्स में क्या है, अगर रद्दे अमल ना हो, यानी कि आपने पकड़ के दबाया उसने कुछ किया ही नहीं, तो उसको 0 नंबर देंगे। अगर रद्दे अमल यानी कि है कम है, ठीक है, एक बार को आपने दबाया वो कुछ नहीं, बच्चा रोया नहीं, दूसरी बार दबाया रोया नहीं, तीसरी बार रोया, या दूसरी बार रोया, तो उसमें क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। लेकिन अगर रद्द अमल प्रतिक्रिया अच्छी है, बच्चा रो रहा है, तो उसको 2 नंबर देंगे। मसल स्टोन यानी कि जो उसके मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, अगर वो मजबूत हैं, उसके अंदर अच्छा खिंचाव है, ठीक है, तो उसको जो है 2 नंबर देंगे। और अगर बच्चे के जो मसल्स हैं वो ढीले हैं, ठीक है, ढीले मसल्स, अजलात बहुत ढीले ढाले से हैं, फिर 0 नंबर देंगे। और अगर हाथ और पैर मुड़े हुए हैं लेकिन मसल्स ठीक है तो 1 नंबर देंगे। ठीक है। अब अगर स्कोर, अब क्या करेंगे देखो, कहीं हम कहीं 2 नंबर, कहीं कहीं 1 नंबर, कहीं 0 नंबर, कहीं 2 नंबर, अगर ये सारे के पांचों में मिला करके मान लीजिए स्किन में 1 दिया, हार्ट में 2 दे दिए, 3 हो गए, रेस्पिरेटरी में 1 दे दिया, 4 हो गए, रेफ्लेक्स में 1 दे दिया, 5 हो गए, मसल स्टोन में 1 दे दिया, 6 हो गए। मतलब किसी बच्चे का जरूरी नहीं सारी चीजें अच्छी हो, मान लीजिए एक बच्चे की जो है दिल की धड़कन ठीक चल रही है तो उसको 2 नंबर दे दिए। स्क्रीन स्किन का जो उसका कलर है, उसका धड़ तो जो है वो गुलाबी है लेकिन उसकी बाहें जो है वो नीली है, तो 1 नंबर दे दिया। रेस्पिरेशन में उसको 1 नंबर दे दिया, सांस थोड़ा हल्का लग रहा था, 4 हो गए। रेफ्लेक्स में 1 नंबर दे दिया, 5 हो गए। मसल स्टोन में लगा नॉर्मल है, बिचरासी सा है, 6 हो गए। अब इसको अपगार स्कोर को निकालना सीख लीजिए आप। अगर स्कोर 8-10 के बीच हो तो इसका मतलब ये है कि बच्चा बाहरी माहौल में खुद को अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। अगर अब जो स्कोर हुआ टोटल को जोड़कर 8 से 10 के बीच है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है, जो दुनिया में अभी अभी आया है 1-2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, वो बाहर जो है अपना तालमेल बिठा रहा है और बाहर जो माहौल है उसमें एडजस्टमेंट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। अगर न्यूबॉर्न का अपगार स्कोर 5 से 7 के बीच आ रहा है तो इसका मतलब न्यूबॉर्न अपने आप को बाहरी माहौल में खुद को ठीक से एडजस्ट कर रहा है। मतलब ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है, अगर 5 से 7 के बीच भी है तो ठीक है, बच्चा जो है एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर न्यूबॉर्न का अपगार स्कोर 0 से 4 के बीच आता है तो ये सीवियर डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चा बहुत दबाव में है, बच्चे को जो है पीडियाट्रिशियन के पास रेफर करना पड़ेगा और बच्चे को जो है वार्मर वगैरह में रखना पड़ेगा और बच्चा जो है एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। अगर बच्चे का जो अपगार स्कोर है वो 0 से 4 है, यानी कि अगर 4 है का मतलब ये है उसके अंदर हल्की हल्की सी धड़कन है और हल्का हल्का सा उसको सांस आ रहा है, 2 हो गए। और कभी कभी वो रेफ्लेक्स का यानी कि चूंटी भरने से रोता भी है, 3 हो गए। मसल स्टोन उसकी हल्की सी ठीक है तो 4 हो गए। ठीक है, यानी कि 4 चीजें, बाकी बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा दबाव में है और बच्चा जो है वो बच्चे के डॉक्टर के पास जाएगा और एनआईसीयू यानी कि मशीन में रखा जाएगा। अब वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दौरान हमल गर्भावस्था में उल्टी क्या होती है? आपने देखा होगा कुछ महिलाएं, कुछ बहनें जो होती है वो ऐसी होती है, जब वो गर्भवती हो जाती हैं, जब वो गर्भवती होती क्या होता है, उनको उल्टियां लगने लग जाती हैं सुबह के टाइम पे, तो उसको क्या कहते हैं, वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दौरान हमल कै कै बोलते हैं उल्टी को, हमल बोलते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, यानी कि हमल को, गर्भावस्था को। ठीक है। दौरान हमल कै, गर्भावस्था में उल्टी। दौरान हमल कै यानी वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। जो गर्भावस्था में उल्टी आती है उसको 2 हिस्सों में बांट दे। नंबर 1 इमेसिस ग्रेविडम, नंबर 2 हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। इमेसिस ग्रेविडम क्या होता है, इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, यानी कि सुबह के टाइम कच्चा जी होना,
जी मालिश करना, उल्टी जैसा मन होना भी कहते हैं। ये सवाल भी बनता है कि मॉर्निंग सिकनेस जो है वो इमेसिस ग्रेविडम को बोलते हैं या हाइपर इमेसिस ग्रेविडम को बोलते हैं, तो इमेसिस ग्रेविडम को बोलते हैं। यह तकरीबन 50% औरतों में होने वाली परेशानी है। यह प्राइमरी ग्रेविडा में ज्यादा पाई जाती है, यानी कि जो औरतें पहली बार माँ बनती है उनमें मन खराब ज्यादा होता है। मल्टी ग्रेविडा में कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो औरत कई बार जो है प्रेगनेंसी और लेबर से गुजर चुकी है, गर्भावस्था से गुजर चुकी है, उसको वो जहनी तौर से भी यानी कि मानसिक तौर से भी इसके लिए तैयार रहती है, रेडी रहती है। तो वो एकदम जो है इस प्रेशर को कई बार नहीं लेती, जो एक ये प्रेशर बनता है इसको नहीं लेती, और उसका जी इतना मालिश नहीं करता। ये मिस्ड पीरियड यानी जिस महीने मेंसेस नहीं आते उसके बाद शुरू हो जाता है और तकरीबन हमल के गर्भावस्था के 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक होता है। ये दिन के शुरू में यानी कि सुबह के वक्त होता है। ठीक है भाई, क्या चीज? एमेसिस ग्रेविडम, यानी कि जी मालिश करना, उल्टी जैसा मन। किसके लिए? जो जो महिला, जो औरत हामला है, गर्भवती है। कॉज, इसकी वजह क्या होती है? इमेसिस ग्रेविडम की वजह क्या होती है, कॉज क्या होती है? नंबर एक, ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन यानी एचसीजी और एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ने से हो जाती है। ये वो हार्मोन है, जैसे ही एक औरत जो है वो गर्भवती होती है, हामला होती है, ये हार्मोन जो है इन इनका जो स्तर है, इनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी ये होता है। न्यूरोजेनिक फैक्टर भी इस परेशानी को बढ़ाते हैं, यानी कि जहनी तौर से जो एक प्रेशर होता है उसकी वजह से भी एक गर्भवती, एक हामला औरत जो है वो उसका जी मालिश करने लग जाता है, सुबह को उल्टी जैसा मन करने लग जाता है। सिम्टम्स, इसकी निशानियां क्या क्या हैं? अलामात, सिम्टम्स को यूनानी में अलामात बोलते हैं, हम आम जबान आप भाषा में जो बात करते हैं उसमें निशानियां बोलते हैं। सुबह में नौजिया यानी कच्चा जी, यानी कि खराब मन, यानी उल्टी का मन। वोमिटिंग में पित्त बाइल भी हो सकता है, यानी कि जब उल्टी करेगी एक हामला गर्भवती तो उसमें पित्त भी निकल सकता है, यानी कि जो पीला पीला तेजाब निकलता है वो भी निकल सकता है। इमेसिस ग्रेविडम से हामला यानी गर्भवती के सेहत, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के कामों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो इमेसिस ग्रेविडम है, जो कि सुबह को मन जो है उल्टी जैसा करता है, इससे उसके रोजमर्रा के जो काम है, जो रोजाना के की जो दिनचर्या है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना उस जो एक गर्भवती है, जो एक हामला है, उसकी तंदुरुस्ती, उसके सेहत पे कोई फर्क पड़ता है इमेसिस ग्रेविडम से। अब मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या है? आमतौर पर इसके लिए दवाई देने की जरूरत नहीं होती, ये 12 हफ्ते पर खुद ब खुद खत्म हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। क्या? जी मालिश होना, इमेसिस ग्रेविडम 12 हफ्ते पर यानी कि 3 महीने पर। हामला को सुबह उठते ही बिस्किट वगैरह खाना चाहिए, रात में भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? ज्यादा चिकनाई वाला खाना नहीं खाना चाहिए। खाने में लिक्विड डाइट यानी जूस वगैरह लेना चाहिए। अब एंटी इमेटिक ड्रग, अगर मान लीजिए नहीं रुक रही है उल्टियां एक गर्भवती की, एक हामला औरत की, तो फिर वो एंटी इमेटिक ड्रग यानी कि उल्टी रोकने वाली दवाई ले सकती है। इसमें रेगलान आती है, फिनोबार्बिटोन आ जाती है, विटामिन B1 जो कि हम पढ़ चुके हैं, विटामिन B1 को उसको थायमिन बोलते हैं, ये भी जो है इमेसिस ग्रेविडम में इस्तेमाल कराई जाती है। विटामिन B6 जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं, ये भी इमेसिस ग्रेविडम में इस्तेमाल कराई जाती है। अब हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, इसका मतलब यानी अर्थ हामला को बहुत ज्यादा उल्टी आना है। देखिए पहले क्या हमने पढ़ा था? इमेसिस ग्रेविडम, आप प्लीज अटेंशन ध्यान दीजिए, प्रज्ञा सभी लोग। इमेसिस ग्रेविडम सुबह के टाइम एक गर्भवती का मन उल्टी जैसा करना। हाइपर, हाइपर लफ्ज के मायने होता है बहुत ज्यादा। जब किसी गर्भवती या हामला का बहुत ज्यादा मन खराब होने लग जाए, उल्टी जैसा मन यानी कि नाउजिया या उल्टी आने लग जाए, तो उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। इसका मतलब यानी अर्थ हामला को बहुत ज्यादा उल्टी आना है। बहुत ज्यादा उल्टी से डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। जब उल्टियां बहुत ज्यादा आएंगी तो पानी की कमी होगी। हाइपर इमेसिस ग्रेविडम में उल्टियां पूरे दिन होती रहती हैं, साथ साथ डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन यानी कि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, माल न्यूट्रिशन यानी कि कमजोरी, हामला की सेहत यानी स्वास्थ्य जो है वो खराब होने लग जाता है। क्योंकि वो जो खाती है, वो जितना खाती है उससे बाहर जो है वो बाहर निकाल देती है, तो फिर उसका स्वास्थ्य उससे खराब हो जाता है। कॉजेज, इस कॉज को जो है यूनानी में असबाब बोलते हैं, आम जबान में वजह बोलते हैं, हिंदी में कारण बोलते हैं। यानी कि क्या वजह होती है? हार्मोन की वजह, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी हाइपर इमेसिस ग्रेविडम होता है। नंबर 2, न्यूरोजेनिक होती है, जब हामला को अकेला छोड़ा जाता है तो उसकी सेहत में अच्छा सुधार आता है।
जब अकेला छोड़ देते हैं किसी हामला को, गर्भवती को, तो एक टेंशन, एक परेशानी जो है उसकी कम होती है ये। अब अच्छा, गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी का कम हो जाना है। जैसे ही एक महिला जो है वो हामला होती है, गर्भवती होती है, तो उसकी जो गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी है, जो मूवमेंट होते हैं उसके पेट में, उसके आंतों में, वो कम हो जाते हैं। तो इससे भी नौजिया और वोमिटिंग यानी उल्टी और उल्टी जैसा मन होने लग जाता है। विटामिन B5 B1 जो कि आप पढ़ चुके हैं, जिसको थायमीन बोलते हैं, विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, की कमी से भी ये बीमारी पैदा हो सकती है, ये परेशानी पैदा हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स यानी कि इसमें खतरे वाली क्या क्या बात होती है, कि मतलब किस तरह होता है। प्राइमी ग्रेविडा ज्यादातर ये उन औरतों को होता है जो कि पहली बार मां बन रही है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, हाइडेटिफॉर्म मोल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज। इसका मतलब ये है फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज का, यानी कि अगर किसी की माँ को ये दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा उल्टी लगती थी, तो उसकी बेटी को भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि ज्यादा ही उल्टी लगे जबकि वो प्रेग्नेंट हो। ठीक है। अनप्लैंड अनप्लैंड प्रेगनेंसीज और फीमेल फीमेल फीटस, ये कह रहे हैं कि जब बच्चा जो है, जो बच्चा पेट में है वो फीमेल हो। ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, बाकी ऐसी कोई बात लगती तो है नहीं, लेकिन किताब में लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जिसे होता है वो मेल से भी होता है, फीमेल से भी होता है। ठीक है, ऐसी हामला जिनमें ये परेशानी सभी हमलों, अ, सभी गर्भों में होती है, यानी कि ऐसी औरतें, वो औरतें हैं जिनको पहले भी जो है गर्भवती हो चुकी हैं और जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, और उनको सभी में होता है, तो वो एक तरीके से हैबिचुअल है, उनका चला आ रहा है, तो वो सभी में हाइपरिमेसिस ग्रेविडम में जाती है। सिम्टम क्या होते हैं, निशानियां क्या होती हैं? बहुत मल्टीपल ज्यादा उल्टी, प्रेगनेंसी क्या होती है? मल्टीपल वाली। यानी कि गर्भ में जो है, यूट्रस में जो है एक से ज्यादा बच्चे हों, दो बच्चे हों या तीन बच्चे हों, उसको मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है। सर उसके अब बाद हम लिखा पढ़ते हैं है सिम्टम्स। हाइपर। अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि इसकी क्या क्या निशानियां। बहुत ज्यादा उल्टी आती है, नोज या उल्टी जैसा मन होना। औरत के वजन का 5% तक कम हो जाता है, यानी कि अगर कोई महिला, कोई खातून 50 किलो की थी और उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडम में वो चली गई, इस परेशानी उसको हो गई, तो उसका 5% वजन कितना बैठता है? 5% वजन यानी कि उसको 2.5 किलो वजन कम हो जाएगा, 47.5 की रह जाएगी वो। ठीक है, तो उसका 5% वजन तक कम हो जाएगा। भूख कम हो जाती है, पेशाब की मिकदार, मात्रा कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो बार बार उल्टियां करके उसको जो भी खाती पीती है उसको बाहर निकाल देती है। मान लीजिए पानी पिएगी, उस पर पानी पे भी उल्टियां लगती है ना हाइपरिमेसिस ग्रेविडम में, तो जब वो पी नहीं रही है तो पेशाब क्या करेगी? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो कम ही होना है, कम से कम होते जाना है, तो पेशाब की मिकदार यानी मात्रा कम हो जाती है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन या ऊपर की तरफ पेट में ऐंठन, दर्द होने लगता है, बार बार उल्टियां करके ऊपर जो है पसलियों के नीचे ऐसा लगने लग जाता है जैसे क्या हो गया है, जख्म हो गए हैं, ऐंठन होने लग जाती है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। हर्ट हार्ट बीन यानी दिल की धड़कन बढ़ जाना। ठीक है, जब खुश्की आती है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। धसी हुई आंखें, आंखें धस जाती हैं, और खुश्क जबान, जो जीभ है वो सूखी हुई होती है। जिस्मानी हरारत, हल्का हल्का सा ऐसा लगता है इस कंडीशन में, इस बीमारी में, एक गर्भवती को जैसे कि उसको बुखार हो गया हो। ठीक है। पेशाब की मिकदार में कमी। मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या है? मैनेजमेंट बोलते हैं इलाज की तदबीर या इलाज। ठीक है। मरीज यानी औरत जो है, मरीजा, इसको मरीज की जगह मरीजा लिखेंगे, मरीजा लेडीज के लिए इस्तेमाल होता है, मरीज जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो मरीजा यानी औरत जो है, हामला है, जो गर्भवती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना, अगर कंडीशन ज्यादा खराब है, तबीयत ज्यादा खराब है, उसको डिहाइड्रेशन वगैरह, हार्ट बीट वगैरह और बीपी वगैरह, आंखें धसी हुई, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा, तो ये चीजें हैं, तो फिर उसको एडमिट कर देना चाहिए। आईवी फ्लूइड यानी कि जो बोतल लगती है, इसे डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना। एंटी इमेटिक ड्रग यानी कि ऐसी दवाई है जो उल्टियों को रोकती हो, देना। मिटोक्लोप्रामाइड या फिनार्गन वगैरह। विटामिन B1 थायमीन या विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये भी देना चाहिए। अब ये हो गया हाइपर इमेसिस ग्रेविडम पूरा। अब हम पढ़ेंगे एबॉर्शन। एबॉर्शन किसे कहते हैं? हमल, हमल यानी कि गर्भ, यानी कि जो बच्चा ठहरा है वो, ठीक है, का खुद यानी कि स्पॉन्टेनियस, या इरादतन यानी कि इरादा करके, इंड्यूस्ड बोलते हैं उसको, तरीके से, उस पीरियड यानी मुद्दत से पहले खत्म हो जाना, जबकि हमल गर्भ में शिशु अपनी जिंदगी
रहम यानी यूट्रस में जीने की काबिल हो, इसकात यानी कहलाता है। जब जब एक बच्चा, एक फिटस, माँ के पेट में अपनी जिंदगी जीने के लायक होता है, उस मुद्दत में, उस उम्र में, अगर वो खुद ही अगर वो खुद ही खराब गिर जाए, अबॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो अगर अगर खुद ही गिर रहा है तो उसको स्पॉन्टेनियस, और अगर इरादतन, इरादतन डॉक्टर वगैरह के मशवरे के बाद, डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि जो गर्भवती महिला है, जो हामला है, उसकी सेहत स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, वो उसकी जान खतरे में जा सकती है, और डॉक्टरों के पैनल ने, ठीक है, इसमें 2 या 3 डॉक्टर के पैनल चलता है, डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इसको जो है अबॉर्ट करा देना चाहिए, तो बच्चे को अबॉर्ट करा देते हैं उस मुद्दत में, जबकि वो अपनी माँ के अपने माँ के यूट्रस में, बच्चेदानी में एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था। उस मुद्दत में अगर खुद गिर रहा है, अगर खुद गिर रहा है यानी कि स्पॉन्टेनियस, और अगर उसको गिराया जा रहा है इरादे से, इंड्यूस्ड, तो इस अमल को एबॉर्शन कहेंगे। जो जबकि वो मुद्दत उसके माँ के रहम में रहने की थी, उस मुद्दत में, उस टाइम पीरियड में अगर उसको गिरा दिया जाए या वो गिर जाए, तो इसको क्या कहेंगे? अबॉर्शन कहलाएंगे। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अब अलग अलग हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन इसमें दी गई है, उसको समझ लो। हमल यानी गर्भ, दौरान हमल, 28वें हफ्ते के दौरान आजादाना तौर पर, यानी बगैर माँ के बॉडी सपोर्ट के जीने लायक हो जाता है। 28 हफ्ते से पहले, यानी कि 7 महीने से पहले, 6 महीने तक का बच्चा जो है, अगर वो पैदा हो जाए तो वो जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है, वो बच्चा जो है डेड हो जाता है। लेकिन 7 महीने का बच्चा, यानी कि 28 हफ्ते का बच्चा अगर पैदा हो जाए तो वो आजादाना, यानी कि बाहर जो है वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। 6 महीने का बच्चा माँ के पेट में जिंदा रह सकता है, माँ की बॉडी से सपोर्ट लेकर के, ठीक है, माँ की बॉडी से उसे खून मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो 6 महीने का बच्चा जो है वहां जिंदा रह सकता है। लेकिन 7 महीने का बच्चा दुनिया में आने के बाद जिंदा रह सकता है, यानी कि आजादाना तौर पर उसको माँ के जो बॉडी है उसकी जरूरत जो है खून वगैरह से नहीं होती, वो दूध वगैरह पी करके जो है जिंदा रह सकता है, जीने लायक हो जाता है। यानी 28 हफ्ते, वैसे तो उसे माँ की जरूरत होती है, माँ की जरूरत सबको है, मतलब माँ जो है सारा काम करेगी इसीलिए तो जरूरत है, लेकिन माँ की जरूरत अब उस तरीके से नहीं है, माँ की जरूरत अब उस तरीके से नहीं है। आप प्लीज 2 फोन में मत देखिए, जो 2 फोन में देख रहे हैं वो एक फोन बंद कर दीजिए। माँ की जरूरत तो सबको है, 70 साल के आदमी को भी जरूरत है, 100 साल के आदमी को भी माँ की जरूरत है। माँ तो चीज ही ऐसी है। लेकिन यहाँ ये समझाया जा रहा है, आप लोग समझने की कोशिश करें, कि 6 महीने का बच्चा अगर पैदा हो जाए तो मर जाएगा, सीधी जबान में समझिए। लेकिन अगर 7 महीने का बच्चा पैदा हुआ तो मरेगा नहीं, यानी कि उसको माँ की जरूरत इसलिए तो है कि वो दूध पिलाए, उसका सब कुछ करे, उसकी सेवा करे, लेकिन अब उस वो जो है अपनी माँ पे इसलिए डिपेंड नहीं है कि माँ का जो ब्लड है वो उसके ऊपर, उसके अंदर को सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि अब वो माँ के ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब वो बाहर आकर के जो है अपने ब्लड सर्कुलेशन पे, अब उसके अपने सारे ऑर्गन जो है, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, अपना अपना जो है उसका काम करने लगा है। और 6 महीने का बच्चे के जो सिस्टम है वो सारे सिस्टम अपने आप पूरी बॉडी को नहीं संभाल सकते, ठीक है। ये कहने का मकसद है, यहाँ बॉडी सपोर्ट के जरिए लायक हो जाता है 28 हफ्ते का बच्चा, ठीक है। सर कभी जिंदगी, कभी ऐसा होता है क्या? अब 20 हफ्ते से पहले कर सकता है। कई मुल्कों में क्या होता है, 20 हफ्ते से पहले, 20 हफ्ते यानी कि 5 महीने, ठीक है, गर्भ यानी कि हमल को चाहे वह खुद यानी स्पॉन्टेनियस खत्म हो जाए, या इरादतन यानी कि उसको खत्म कर दिया जाए, अबॉर्शन कहते हैं। कई मुल्कों में डेफिनेशन ये है, कई मुल्कों में डेफिनेशन जो है वो पहले वाली है, कि यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा रहने लायक हो और वो जो है खारिज हो जाए, उसको अबॉर्शन बोलते हैं। और कई मुल्कों में क्या है, वो 5 महीने की शर्त रख दी गई, ठीक है भाई, 5 महीने से पहले का बच्चा अगर मान ले खराब होगा, गिरेगा, अबॉर्ट होगा, तो हम उसका अबॉर्शन मान लेंगे, चाहे वो अपने आप हो या किसी के जरिए से करा जाए, नहीं तो नहीं। अब एक WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तरह की संस्था है जो पूरी दुनिया में हेल्थ के लिए काम करती है तकरीबन तकरीबन। और इसके मुताबिक, WHO के मुताबिक डेफिनेशन यानी कि परिभाषा यानी कि तारीफ क्या है, इसको समझ लीजिए। आजादाना तौर से नाकाबिल एम्ब्रॉय, ठीक है, एम्ब्रॉय या फीटस। एम्ब्रॉय क्या होता है? पहले 2 महीने का एम्ब्रॉय होता है, 8 हफ्ते का, ठीक है, उसके बाद फीटस हो जाता है, जिसका वजन 500 ग्राम यानी आधी केजी हो या इससे कम हो, माँ के रहम यानी यूट्रस से खुद ब खुद गिर जाए या इरादतन जो है वो अबॉर्ट करा दिया जाए, अबॉर्शन कहलाता है। ये WHO की डिफिनेशन है। 3 डेफिनेशन हो गई, ठीक है। कुछ मुल्कों की तो क्या है, वो 5 हफ्ते उन्होंने वो रख दी। WHO ने क्या कहा कि जब 500 ग्राम उसका वजन हो, ठीक है, या इससे छोटा हो, चाहे वो अपने आप गिर जाए या गिर मतलब डॉक्टर्स की इजाजत के बगैर जो है वो, हामला को परेशानी थी उसके बगैर वो गिर दिया जाए, तो क्या है, अबॉर्शन है। और एक जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि बच्चा जिस समय माँ के पेट में जिंदा रह सकता है, वो जो पीरियड है उसमें अगर बच्चा जो है डिलीवर्ड हो जाए, गिर जाए, तो वो अबॉर्शन है। खुद ब खुद गिर रहा है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर गिराया जा रहा है दवाइयों के जरिए से, ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड है। अब खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को मिसकैरेज भी कहते हैं। जो बच्चा खुद ब खुद गिर जाता है उसको मिसकैरेज भी कहते हैं। इसकात यानी कि एबॉर्शन के असबाब, कॉज ऑफ एबॉर्शन, गर्भपात के कारण क्या क्या होता है, क्यों बच्चे गिर जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोम्स का गैर तबई होना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं RNA DNA उसका गैर तबई होना, ठीक है। 50% एबोर्शन जो है वो फीटस में मौजूद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से होता है। नंबर एक, ट्राइसोमी। एक होता है ट्राइसोमी, ये सबसे ज्यादा एबनॉर्मलिटी होती है, इसको ट्राइसोमी 16 भी कहते हैं, 16वें नंबर के क्रोमोसोम्स पर एक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। आम लोगों में जो है, आम मर्दों और औरत में जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 46, ठीक है। लेकिन ये जो ट्राइसोमी होते हैं, अ, इनके जो 16वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर एक क्रोमोसोम फालतू होता है, इनको ट्राइसोमी बोल देते हैं। अब पोलीपोलॉइडी, किसी खलिया यानी सेल्स के न्यूक्लियस में यानी कि जो न्यूक्लियस होता है किसी सेल में, किसी कोशिका में, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कई गुना बढ़ जाए, जैसे ट्राइपोलॉइडी यानी 3 गुना बढ़ जाए, और टेट्रापोलॉइडी यानी 4 गुना जो है क्रोमोसोम्स बढ़ जाए। अब क्या है, मोनोसोमी। इस हालत में क्रोमोसोम्स की तादाद गिनती में एक कम हो जाती है। इनको बस ऐसे ही याद रख लेना, ज्यादा समझना चाहते हो मैं ज्यादा भी समझा दूंगा, लेकिन मेरा मानना है भाई इनको आप ऐसे ही याद रख लो एग्जाम के पर्पज से। एग्जाम कर लो, उसके बाद जो है 22 तारीख के बाद फिर जो है जब दूसरी बार पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। नंबर 2, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज यानी कि जिस्मानी बनावट में ही कुछ प्रॉब्लम हो। तशरीही गैर तबई, एनाटम जिस बॉडी के गैर तबई बनावट में, यानी कि जिस्म के अंदर ही कोई बनावट, कोई एक तरह से गैर तबई कंडीशन यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन हो। इन कॉम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स की बनावट में, जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का मुंह है एक तरीके से, या उसकी गर्दन है, सर्विक्स की बनावट में इस तरह की कोई खराबी आ जाए कि वह फीटस को रोक ना सके, खारिज हो जाए, यानी कि सर्विक्स है कि ऐसा हो जाए कि जो फीटस है उसके अंदर जो बच्चा है वो उसको ऊपर थाम के ना रख सके, गिर जाए, तो इसको इनकम्पिटेंट सर्विक्स बोलते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। पहले 3 महीने में जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने में सेकंड ट्राइमेस्टर, और अगली 3 महीने में थर्ड ट्राइमेस्टर। और 9 महीने की प्रेगनेंसी जो होती है उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन यानी इसकात होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है, कौन सी, जो यानी कि 4, 5, 6, इन 3 महीनों में जो बच्चे सबसे ज्यादा गिरते हैं, इसकी वजह क्या होती है, इनकम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो बच्चे को रोक नहीं पाता, उसकी बनावट में जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चे को थाम के ही नहीं रख पाता, बच्चा गिर जाता है, ठीक है। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा, पांचवा, छठा, 3 महीने को, इनको सेकंड ट्राइमेस्टर में गिनते हैं। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यानी कि पैदाइशी तरीके से ही यूट्रस में कुछ खराबी हो, जैसे, या फिर फाइब्रॉइड यानी कि मांस की रसोली हो, मांस की गिरा हो या रसोली हो, ये भी जो है बच्चे को रहने नहीं देते, स्पॉन्टेनियसली अपने आप गिर जाता है इनसे। इंट्रा यूट्रेन एडेशंस, यानी कि यूट्रस अंदर से चिपका हुआ हो, ठीक है।
अब इन्फेक्शंस होते हैं कुछ जिनकी वजह से बच्चा जो है गिर जाता है, एबॉर्ट हो जाता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन है, रूबेला, हर्पीस सिंप्लेक्स, साइटोमिगेली, एचआईवी। ये वायरस ऐसे होते हैं, अगर किसी महिला को ये है तो उनका बच्चा एबॉर्ट होने के चांस बनते हैं। रूबेला की वैक्सीन औरतों को लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रूबेला होने पर औरतों को जो है क्या हो सकता है, एबॉर्शन, एबॉर्ट यानी कि बच्चा गिर सकता है। अब रूबेला, जब मैं वैक्सीनेशन पढ़ा रहा था, रूबेला की वैक्सीन मैंने पढ़ाई है। ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रुसेला, क्लेमाइडिया, स्पाइरोचीट्स। अब पैरासाइट इन्फेक्शन यानी कि टैक्सोप्लाज्मा या मलेरिया, ये जो पैरासाइट होते हैं इनकी वजह से भी इसका यानी कि एबॉर्शन हो जाता है। अब एंडोक्राइन फैक्टर्स यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम क्या क्या है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो जाए, थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम या ज्यादा हो जाए। जो थायराइड ग्लैंड होती है, अगर वो किसी औरत को, उसका जो सिक्रीशन है, जो थायराइड, जो जो हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है या कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है एबॉर्शन हो सकता है। कार्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरोन का कम होना, जो कार्पस ल्यूटम होती है जिससे प्रोजेस्टेरोन बनता है, वो कम बने। अगर प्रोजेस्टेरोन जो है कम बनेगा तो उससे जो है प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती और अबॉर्शन के चांस बन जाते हैं। अब माँ की कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी अगर किसी माँ को वो है, किसी महिला को वो है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन के चांस बनते हैं। नंबर एक, शुगर, जिसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, शुगर को डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। कोई हार्ट की डिजीज यानी कि दिल की कोई बीमारी है, ठीक है, या क्रोनिक नेफ्राइटिस यानी कि गुर्दे का कोई बहुत पुराना इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी बच्चा गिरने के यानी कि अबॉर्शन होने के चांस बनते हैं। माल न्यूट्रिशन यानी कि बच्ची माँ जो है वो कमजोर है, एंड एनीमिया और खून की कमी है। ठीक है। अब माँ के जरिए, अब जो आगे है उसमें क्या है, माँ के जरिए बीड़ी पीना, बहुत से औरतें पीती हैं, उनके कई कई बच्चे हैं, लेकिन यह है कि किताब इस चीज को मानती है कि माँ के जरिए बीड़ी पीना हो सकता है। तो भाई ठीक है, जब किताब कह रही है तो किताब की बात मानी जाएगी। ठीक है। माँ के द्वारा शराब पीना, ठीक है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जो है बहुत सी महिलाएं जो हैं, वो जो है शराब, ठीक है, माँ की उम्र ज्यादा हो, ठीक है, या फिर माँ जो है वो ज्यादा एज की हो। हामला औरत का गलती से एक्सरे मशीन का एक्सरे का सामना, ठीक है, मान लीजिए एक्सरे मशीन में किसी तरीके से गलती से जो है एक्सरे होते टाइम हामला औरत आ गई, या गलती से उसने करा लिया, या किसी डॉक्टर ने कर दिया, ना उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, और ना जो है डॉक्टर ने पूछा, किसी वजह से कुछ इस तरह की वजह हुई। ठीक है। या मान लीजिए अगर किसी का एक्सरे होना बहुत जरूरी भी था, मान लीजिए एक औरत है उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, तो उसका टांग का एक्सरे होना जरूरी था, बीच में जो है कुछ रखना था जिसकी वजह से उसके पेट पे जो है, उसके गर्भ पे जो है एक्सरेज ना आए, लेकिन वो किसी वजह से हट गया। यानी कि किसी भी तरीके से गलती से जो है, अगर एक्सरेज, एक्सरे में से क्या निकलती है, किरणें, उसको एक्सरेज बोलते हैं, अगर वो बच्चे को जो है बच्चे तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सरेज क्या होती है, इंसान के आर पार हो जाती है, वो सिर्फ हड्डियां दिखती हैं उसमें जब आप एक्सरे देखते हो, क्योंकि वो उन्हीं पे थोड़ा सा रुकती है, नहीं तो वो आर पार हो जाती है। तो फिर उससे भी बच्चा जो है अबॉर्ट हो सकता है। खतरनाक केमिकल गैसों के संपर्क में, यानी कि कहीं गैसें छुट रही थी वहां पे अगर आगे लेड, आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड, वैसे ठीक है, ऐसे तो औरतें जो है भाई बीड़ी भी पीती हैं। और भाई ये शराब वाला मामला जो है, इसके ऊपर क्या कहूँ मैं, माँ की उम्र ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन कई बार जो है ये कारण भी काफी होते हैं तो कुछ अबॉर्शन। लेडीज गुटखा भी तो खाती हैं, उनसे भी हो हाँ, जाता है। कुछ औरतें गुटखा भी खाती हैं, नशा करती हैं। अब जिसका रब सीधा है, मेहरबानी बनी हुई है, फिर वो नहीं, जो भी मैंने कर रही देखा हो, है सर, यहाँ शराब पे पी रही किसी हो, को। कुछ भी कर रही हो, तो कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन यह है कि किताब में लिखा हुआ है तो ठीक लिखा हुआ है भाई।